बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 18 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 19 मुलायदा फरमाएं। उसने नीडल का कैप उतार कर सोफे पर डाल दिया और सिरिंज वाला हाथ आगे करके मेरी तरफ बढ़ा। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। मौत को सामने देखकर तो बड़े बड़े सूरमा कांप उठते हैं। मैं तो मामूली सा आदमी था। मैं दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। बेला और रवि पंडित ने मुझे दोनों तरफ से जकड़ रखा था। मैं इस वक्त अगरचे बेबस था, लेकिन इस कदर आसानी से भी नहीं मरना चाहता था। नागराज जैसे ही मेरे सामने पहुंचा, मैंने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर उठाया और दोनों पैर पूरी कुव्वत से नागराज के सीने पर रसीद कर दिए। मेरी ये हरकत उन तीनों के लिए खिलाफ तवक्को थी। मैंने जब अपने जिस्म को ऊपर उठाना शुरू किया तो बेला और रवि पंडित ने मेरे बाजुओं पर गिरफ्त मजबूत कर दी थी। वो समझे थे कि शायद मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब मेरे दोनों पैर नागराज के सीने पर पड़े, वो बिलबिलाता हुआ पीछे गिरा तो उनके सोचने का वक्त गुजर चुका था। नागराज चीखता हुआ सोफे के करीब गिरा। सिरिंज भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी थी। मैंने उसे ठोकर मारने पर इक्तफा नहीं किया। पैर जमीन पर टिकते ही मैं पूरी कुव्वत से आगे को झुका। बेला और रवि पंडित के पैर उखड़ चुके थे। वो दोनों उल्टी कलाबादी खाते हुए मेरे आगे गिरे। मैंने बड़ी फुर्ती से अपने आप को उनकी गिरफ्त से आजाद कराया और लपक कर मेज पर पड़ा हुआ रिवाल्वर उठा लिया और उसके साथ ही बेला और रवि पंडित पर ठोकरों की बारिश कर दी। नागराज ने उठने की कोशिश की तो मैंने उसके तरबूज जैसे गंजे सर पर एक ठोकर रसीद कर दी। ठीक उसी वक्त दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। साथ ही कोई भारी आवाज में रवि पंडित का नाम लेकर चीखते हुए चिल्ला रहा था, रवि पंडित, दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर। मैंने लपक कर एक तरफ पड़ी हुई सिरिंज भी उठा ली और रवि पंडित को रिवाल्वर की जद पर लेते हुए सरगोशी में बोला, बाहर जो कोई भी है उससे कह दो कि कोई बात नहीं। नहीं, तुम नहीं, नागराज तुम बोलो, जल्दी करो वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। मैंने रिवाल्वर का रुख उसकी खोपड़ी की तरफ कर दिया। नागराज की आंखें जैसे हल्कों से उबल पड़ी थी। वो अपनी नजरों से शायद मुझे मस्कर करने की कोशिश कर रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसकी खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी और फिर उसे मेरे हुक्म की तामील करनी ही पड़ी। अंदर कुछ नहीं हो रहा शंकर, तुम जाओ अपना काम करो, हट जाओ यहाँ से। बाहर खामोशी छा गई। उन्हें उठा पटक की आवाजें सुनकर किसी किस्म का शुबा हुआ था, मगर नागराज की गरीदार आवाज सुनकर वो मुतमईन हो गए थे। तुम किसी इंसान पर अपने इस जहर का तजुर्बा करना चाहते थे ना नागराज। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी तजुर्बा करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये जहर इंसान के शरीर पर किस तरह असर करता है। मैंने रिवाल्वर जेब में डाल लिया और रवि पंडित को कॉलर से पकड़कर उठा लिया। उसका चेहरा खौफ से इस तरह सफेद हो गया जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने उसे मौका नहीं दिया और दूसरे हाथ में पकड़ी हुई सिरिंज की नीडल उसकी गर्दन पर रखकर पिस्टन दबा दिया। रवि पंडित एकदम उछल पड़ा। मैंने उसे छोड़ दिया। वो सिर्फ एक सेकंड अपने पैरों पर खड़ा रह सका, फिर उछलकर गिरा और फर्श पर मेंढक की तरह फुदकने लगा। बिल्कुल वही कैफियत थी जैसे मुर्गी के गले पर छुरी फेर कर उसे छोड़ दिया जाए। रवि पंडित जमीन से एक एक फुट उछल रहा था। उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किस कदर अजियत का शिकार था। नागराज ने ठीक ही कहा था। जहर बिजली का करंट बनकर उसके खून में फैल गया था। उसके मुंह से निकलने वाली चीखें भी बड़ी खौफनाक थी। और फिर मैं चौंक गया। नागराज का सांप कालीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। मैं अचानक ही अपनी जगह से उछला। मेरा पैर सांप के सर पर पड़ा और मैं पूरी कुव्वत से सर को मसलने लगा। सांप सौ बल खा रहा था और फिर मैं उछलकर कई फुट दूर जा खड़ा हुआ। नागराज का सर पूरी तरह कुचला जा चुका था। वो जान देने की कैफियत में था। एक तरफ रवि पंडित मुर्गे बमिसल की तरह उछल रहा था और दूसरी तरफ सांप सौ बल खा रहा था। सांप की दुम रवि पंडित की टांग पर लगी और फिर वो टांग से लिपटता चला गया। उस नाग ने जानकुनी की कैफियत में भी अपना जहर जाया नहीं होने दिया। उसने रवि पंडित की टांग पर दांत गाड़ दिए और सारा जहर उसके शरीर में उतार दिया। रवि पंडित की चीखों से दरवाजा एक बार फिर धड़धड़ाया जाने लगा। उन्हें शायद पता चल गया था कि वेटर के बेस में कोई और आदमी भी कमरे में मौजूद है। मैंने एक बार फिर अपना रिवाल्वर निकाल लिया और शीशे के टाप वाली मेज के पीछे पहुंच गया। इससे पहले कि दरवाजा टूट जाए या कुछ लोग पिछली तरफ से आ जाएं, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता था। रवि पंडित के जिस्म को अब भी झटके लग रहे थे। वो दो रात तेरह होकर गेंद की तरह उछल रहा था। मैंने बेला की तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ से फटी पड़ रही थी। नागराज, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे हाथों ये तुम्हारी पहली शिकस्त है। तुम्हारे एक नाग का सर मैंने कुचल दिया है। तुम्हारा सर मैं उस वक्त कुचलूंगा जब तुम्हारे हिसार के सारे नागों के सर कुचल दूंगा। मैं इस शहर से भागूंगा नहीं। तुमसे फिर मुलाकात होगी और तुमसे भी डियर। आखिरी चंद अल्फाज मैंने बेला की तरफ देख कर कहे थे। बेला इस कदर खौफजदा थी कि अपनी जगह से हरकत भी ना कर सकी। मैंने सिरिंज नागराज के करीब सोफे पर उछाल दी। इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा और मेज उल्ट दी। मेज का शीशा बेला पर गिरा। उसके मुंह से चीख निकल गई।
दरवाजे को अब टकरे मारी जा रही थी और शायद दरवाजा टूटने ही वाला था। मैं खिड़की के फ्रेम पर चढ़ गया, मुड़कर देखा और बड़ी फुर्ती से एक तरफ झुक गया। नागराज ने जहर भरी सुरिंज पकड़कर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ उछाल दी थी। सुरिंज मिसाइल की तरह मेरे चेहरे से सिर्फ 2 इंच के फासले से गुजर गई। अगर वो नीडल मुझे चुभ जाती तो मेरा असर भी रवि पंडित से मुख्तलिफ ना होता। मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और एक तरफ दौड़ता चला गया। उस तरफ अकबी लान था। उस तरफ अगरचे कहीं कोई बल्ब नहीं जल रहा था, मगर इमारत की बाज खिड़कियों से आने वाली मदम सी रोशनी में लान में पौधों वगैरह को देखा जा सकता था। मैंने एक लम्हे को रुककर इधर उधर देखा और सामने लान के परले किनारे पर गार्डिनिया की बाड़ की तरफ छलांग लगा दी। बाढ़ फलांग कर दूसरी तरफ कूदते हुए मैं किसी चीज से टकरा कर गिरा। उसके साथ ही फिजा में एक हल्की सी चीख उभरी थी, मगर वो मेरी चीख नहीं थी, नुस्वानी चीख थी। उसके साथ ही गुर्राती हुई मर्दाना आवाज भी सुनाई दी। ए कौन हो? मैंने मुड़कर देखा। बाढ़ के पीछे घास पर लिबास से बेनियाज एक औरत और एक मर्द अपनी लव स्टोरी को पाया तकमील तक पहुंचाने में मसरूफ थे। मेरी अचानक मुदाखलत से वो दोनों गड़बड़ा गए थे, लेकिन मैं उन्हें देखने के लिए वहां रुका नहीं। मैं उठकर दाईं तरफ दौड़ता चला गया। दाईं तरफ स्विमिंग पूल था, जहाँ इस वक्त खासी रौनक थी। मैं स्विमिंग पूल से बचते हुए एक तरफ दौड़ता चला गया और अकबी दीवार के करीब पहुंचकर इधर उधर देखने लगा। दीवार खासी ऊंची थी। अब उस तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी जिस तरफ से मैं भाग कर आया था। वो लोग या तो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे या बेला ने दरवाजा खोल दिया था। वो लोग बहरहाल खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर आ गए और मेरी तलाश में चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। मेरे ज़हन में गार्डिनिया की बाढ़ के पीछे उस जोड़े का ख्याल आ गया। यकीनन उसकी खैर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर एक तरफ दौड़ लगा दी और फिर एक जगह मुझे दीवार पर चढ़ने का मौका मिल गया। दूसरी तरफ कूदने में मुझसे जरा सी गलती हो गई। अंधेरे में दीवार की बुलंदी का अंदाजा नहीं लगा सका। पुख्ता जगह पर गिरते हुए मेरा बायां पांव पट गया। मैं लड़खड़ा कर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी कराह निकल गई। मैंने उठकर भागने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा कर फिर गिर गया। पैर में मोच आ गई थी, शदीद तकलीफ थी और पैर जमीन पर टिक नहीं रहा था। लेकिन यहाँ रुके रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। मैं जानता था कि मौत के फरिश्ते कुछ देर बाद ही होटल से बाहर आ जाएंगे और मेरे लिए यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं होगी। मैंने नागराज की पिटाई की थी। उसके एक नाग का सर कुचल दिया था। रवि पंडित को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था। उस वक्त नागराज का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था। गुस्से की शिद्दत से उसकी रगों में दौड़ने वाला जहरीला खून खोल रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे पूरी तरह बेबस कर दिया था। उसे शायद अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा किसी के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा था। उसके चेले उसकी पूजा करते थे। वो मेरा जो असर करेंगे उसका अंदाजा मैं लगा सकता था। शोर की आवाजें अब भी बुलंद थी। ये आवाजें स्विमिंग पूल की तरफ से आ रही थी और इनमें औरतों की चीखें भी नुमाया थी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। तंग सी गली थी। तकरीबन 20 गज आगे एक मोड़ दिखाई दे रहा था। मैंने उस तरफ दौड़ लगा दी। बाएं पैर पर बोझ नहीं पड़ रहा था और मैं अमलन एक पैर पर ही दौड़ रहा था। उस गली में मुड़ते ही मैं ठिठक कर रुक गया। उस तरफ बंगले थे और दूसरे बंगले के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। बंगले के सामने लंबा चौड़ा लान भी था और गार्डिनिया की बाड़ भी लगी हुई थी। मैं लंगड़ाता हुआ मोटरसाइकिल के करीब पहुंच गया। हैंडल पर हाथ रखा तो मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। मोटरसाइकिल लाग नहीं थी, लेकिन मैं अभी मोटरसाइकिल पर बैठने की सोच ही रहा था कि पिछली गली से शोर सुनाई दिया। गालिबन 2 आदमी थे जो चीखते हुए इसी तरफ दौड़े आ रहे थे। मैंने एकदम बाढ़ के पीछे छलांग लगा दी और रिवाल्वर वाला हाथ आगे को निकालकर बाढ़ की घास पर लेट गया। वो 2 आदमी थे जो उस गली में मुड़कर दौड़ते हुए आगे निकल गए। उनमें एक के हाथ में तेगा था और दूसरे के हाथ में राइफल। वो जैसे ही आगे निकले, बंगले के गेट का छोटा दरवाजा खुला। एक आदमी और एक औरत ने बाहर झांक कर देखा और फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं 1 मिनट तक अपनी जगह पर बेहिस्सू हरकत पड़ा रहा और फिर बाहर आकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। इस मर्तबा कोई रुकावट पेश नहीं आई। मोटरसाइकिल पहली किक में स्टार्ट हो गई। मोटरसाइकिल की इंजन की आवाज सुनकर उस शख्स ने फिर दरवाजा खोलकर झांका और फिर चीखता हुआ मेरी तरफ लपका, लेकिन मैं मोटर बाइक को गियर में डाल चुका था। ग्रिप छोड़ते ही मोटरसाइकिल उछलकर आगे बढ़ी। वो शख्स चीखता हुआ मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन मैं उसकी पहुंच से दूर निकल चुका था। उस इलाके से निकलकर मैंने मोटरसाइकिल एक जगह छोड़ी और लंगड़ाता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। उसी तरह मैं तकरीबन 2 घंटों बाद अपने ठिकाने पर पहुंच सका। अलका मुझे फौरन ही तहखाने में ले गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ये खबर उस तक पहुंच चुकी थी। 1 घंटा पहले मुझे देवदीन ने फोन पर बताया था। वो कह रहा था, तुम मेरे विश्वास पर पूरे उतरे। नागराज को तुमने जो चोट लगाई है वो इसको अरसे तक नहीं भुला सकेगा। उसका एक एक आदमी हरकत में आ गया है। अब तुम 2-4 दिन तक बाहर नहीं निकलोगे। मैं बाहर निकल भी नहीं सकता। मैंने कहा, मेरे पैर में मोच आ गई है और भाग दौड़ की वजह से तकलीफ बढ़ गई है। मैं उस वक्त बेड की पूछ से टेक लगाए नींद दराज था। अलका ने मेरे जूते उतारे। मेरा बायां टखना सूज गया था। अलका कुछ देर तक पैर को टटोल कर देखती रही, फिर उठकर तहखाने से बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन आधे घंटे बाद हुई। मैं उठकर बैठ गया। उसने प्लास्टिक का टब फर्श पर रखा और गर्म पानी से मेरे पैर धोने लगी।
तौलिए से पैर खुश करते हुए उसने अचानक ही एक दो जोरदार झटके दिए। एक झटका तो इस कदर शदीद था कि मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। अलका ने काले मरहम से मालिश करके पैर पर पट्टी लपेट दी और मुझे लिटा दिया। मेरी पूरी टांग में टेस उठ रही थी, लेकिन ये तकलीफ बतदरीज कम होती चली गई। मैं 4 दिन तक अमलन बिस्तर पर पड़ा रहा। इसी दौरान अलका इस तरह मेरी खिदमत करती रही जैसे बीवी शोर की करती है। मुझे बिस्तर से उठाकर बाथरूम में वही ले जाती थी। 4 दिन तक मुकम्मल आराम और रोजाना काले मरहम की मालिश से मेरे पैर की तकलीफ बड़ी हद तक कम हो गई। इसी दौरान अलका से मुझे बाहर के हालात भी मालूम होते रहे। नागराज अपने किसी खुफिया ठिकाने पर मुंतकिल हो गया था और वो अपने 3-4 खास आदमियों के जरिए अहकामात जारी कर रहा था। जिस रात मैं उसे जलील करके होटल से भागा था, उसी रात उसने अपने 4 मुआफिजों और होटल के उस वेटर को गोलियों से उड़ा दिया था, जिससे मैंने पकड़ी और कोट लिया था। 6 दिन हो गए। अब मैं तय खाने में थोड़ा बहुत चलने भी लगा था, मगर पैर पर पूरी तरह दबाव नहीं पड़ रहा था। मुझे 2-4 दिन मजीद आराम की जरूरत थी और फिर उस रोज सुबह ही अलका ने बताया कि वो एक जरूरी काम से जयपुर जा रही है। अगले रोज शाम तक लौट आएगी। उसने राधा को मेरे बारे में कुछ हदायत दे दी थी। अलका के जाने के बाद भी मैं दोपहर तक अकेला तय खाने में पड़ा रहा। टीवी और वीसीआर की वजह से मुझे वक्त काटने का एक जरिया मिल गया था। मैं बेड पर आराम से फिल्में देखता रहा। उस रोज राधा दोपहर का खाना लेकर आई तो वहीं बैठी रही। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी और फिर वो खाली बर्तन उठाकर चली गई। खाने के बाद मैं सो गया, लेकिन दोपहर के करीब आहट सुनकर मेरी आंख खुल गई। वो राधा थी जो चाय लेकर आ रही थी। चप्पल घिसटकर उसकी चलने की आदत थी, जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा होती थी और यह आवाज सुनकर ही मेरी आंख खुली थी। लेकिन राधा को देखकर मेरे जिस्म पर चिंटियां सी रेंगने लगी। मैं पलकें झपकना भूल गया। राधा ने इस वक्त राजस्थानी लिबास पहन रखा था। यूं तो राजस्थानी लिबास में जिस्म बड़ी हद तक ढक जाता है, मगर राधा ने जो लिबास पहना था वो खास खास मौकों पर ही पहना जाता है। बहुत ही मुख्तसर काले रंग की चोली और उससे भी ज्यादा मुख्तसर काले रंग का लहंगा। ये लिबास के नाम पर तोहमत थी, लेकिन इस मुख्तसर से काले लिबास में राधा का गोरा बदन कियामत दिखा रहा था। उसने साइड टेबल पर कप रखकर सीधा होना चाहा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और वो पके हुए फल की तरह मेरी आगोश में आन गिरी। राधा बड़ी जानदार औरत थी। उसने मुझे ऐसी ऐसी कलाबाजियां खिलाई कि मैं अपनी सारी चौकड़ी भूल गया, मगर राधा को हथियार डालने ही पड़े। वो रात इसी तरह हवा में तैरते हुए गुजरी और सुबह राधा ने मेरे बिस्तर से उठने से कुछ बातें कही जिन्हें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या कह रही हो? मैंने गैर यकीनी लहजे में कहा। मैं सच कहती हूँ बाबू, राधा ने कहा। वो नागन है नागन। अब तक तुम जैसे कितने नौजवानों को खा चुकी है। तुम पता नहीं कैसे बचत रहे हो। मुझे राधा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अलका ने मुझे पनाह दी थी, मुझे मौत के मुंह से बचाया था। वो जब भी चाहती मुझे नागराज के हवाले कर सकती थी, लेकिन उसने मुझे उस नाग की निगाहों से बचाए रखा था, मेरी हिफाजत की थी। ये बात तो मैं मानने को तैयार था कि वो मुझसे पहले कई नौजवानों को खा मुका चुकी थी। बेवा होने के बावजूद उसने जिस तरह अपनी जिनसी प्यास बुझाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था, उससे इस बात पे यकीन कर लेने को जी चाहता था कि वो दूसरों के साथ भी ऐसे ही गुलछरे उड़ाती होगी। मगर दूसरी बातें मुझे यकीन नहीं आ रहा था। अलका उस दिन शाम से पहले ही लौट आई। राधा उसके आने से पहले ही अपनी औकात में आ गई, यानी वही साड़ी और ब्लाउज जो वो आम तौर पर पहना करती थी। क्या बात है, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? अलका ने पूछा। उस वक्त हम तय खाने वाले कमरे में बैठे हुए थे। कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा गया। वो वाकई ज़हीन औरत थी जिसने अंदाजा लगा लिया था कि मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हारे ना होने से बड़ी बोरियत हुई। क्यों? राधा से गपशप कर लेते, वैसे उसने कोई हरकत तो नहीं की। आखिरी अल्फाज कहते उसके होंठों पर मानी खेल मुस्कुराहट आ गई। राधा, मैंने हल्का सा कहका लगाया। वो तो खाना या चाय मेज पर रखकर ऐसे भागती थी जैसे अगर वो रुक गई तो मैं उसे खा जाऊंगा। हैरत है, अलका बोली। जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आए थे तो तुम्हें देखकर उसकी आंखों में जो चमक उभरी थी, उससे तो मुझे उसके इरादे कुछ खतरनाक लगते थे। शायद वो जान गई है कि तुम मुझे शिकार कर चुकी हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अलका भी मुस्कुरात। उस रात में बेचैन ही रहा। कभी अलका के बारे में सोचने लगता और कभी ये सोचता कि राधा ने मुझे अलका के बारे में सब कुछ क्यों बताया था, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जैसे जैसे सोचता जहन उलझता रहा। मजीद 2 दिन गुजारने के बाद मैं आश्रम से निकल गया। अलका से मैंने कह दिया था कि शायद 2-4 दिन वापस ना आ सकूं। मैं शाम का अंधेरा फैलने के बाद आश्रम से निकला था। मुझे अलका ने खबरदार कर दिया था कि नागराज के आदमी अब भी मेरी तलाश में है। मैं दूसरों की निगाहों से बचता हुआ पैदल ही चलता रहा और तकरीबन 1.5 घंटा बाद अचालश्वर मंदिर से मुल्हिक बंगले में पहुंचा तो बुरी तरह थक चुका था। यहाँ कुछ मजीद इंकशाफात हुए। उस रात होटल हिल नाग में मेरे हाथों रवि पंडित के कत्ल और नागराज के जख्मी होने के बाद उसके आदमी वाकई ही पागल हो गए थे।
उन्होंने 2 मरतबा अचाल शुआल मंदिर पर छापा मारा था और दोनों मरतबा एक एक पुजारी को पकड़ कर ले गए थे। उन्हें शुबा था कि पंडित बैरू सिंह ने मुझे मंदिर में कहीं छुपा रखा है। उन्होंने पंडित बैरू सिंह को भी संगीन नताइज की धमकियां दी थी। उस रात 1 बजे के करीब पंडित बैरू भी खुफिया रास्तों से होता हुआ मुझसे मिलने के लिए आ गया। बातों के दौरान मैंने अलका के बारे में दरियाफ्त किया तो वो भड़क उठा। तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। वो औरत नहीं, नागिन है, नागिन। उसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता, उसके करीब भी मत जाना। और फिर उसने अलका के बारे में जो कुछ बताया उससे राधा की बातों की तस्दीक हो गई। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। मुझे हैरत थी कि अलका ने अब तक मेरे साथ कोई ऐसी बात या हरकत नहीं की थी जिससे मुझे उस पर किसी किस्म का शुबा हो सकता। बहरहाल मेरा इरादा अब दहशतगर्दी के कैंप में डिप्टी कमांडर गोरख सिंह से 2-2 हाथ करने का था। उसके लिए मुझे कुछ तैयारी की जरूरत थी और अलका और देवदिन का ताउन भी दरकार था और मुझे यकीन था कि वो इनकार नहीं करेंगे। अलका ने उस रात प्रोजेक्टर पर मुझे जिन 4 आदमियों की तस्वीरें दिखाई थी उनमें गोरख सिंह भी शामिल था। रवि पंडित को मैं ठिकाने लगा चुका था। मेरा ख्याल था कि गोरख सिंह से आखिर में निपटूंगा, लेकिन राधा और पंडित बैरू से अलका के बारे में बातें सुनकर मैंने अपना प्रोग्राम बदल दिया और अब सबसे पहले मैं गोरख सिंह ही से निपटना चाहता था और उसकी तैयारी मैंने उसी रोज से शुरू कर दी। उसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी। मैंने उन चीजों की लिस्ट पंडित बैरू के हवाले कर दी। ये चीजें मंदिर के किसी पुजारी से मत मंगवाना, बल्कि ऐसी औरतों को इस्तेमाल करना जिन पर किसी किस्म का शुबा ना हो सके। मैंने पंडित को लिस्ट थमाते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, सब चीजें आ जाएंगी, पंडित ने जवाब दिया। और फिर वो चीजें जमा करने में 2 दिन लग गए। तमाम चीजें मुकम्मल होते ही मैं अलग थलग कमरे में आ गया और फिर मुझे दुश्वारी पेश नहीं आई थी। मेरा तैयार करदा हर टाइम बम बच्चों के स्कूल लंच बॉक्स से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इंतहाई तबाहकुन था। एक टाइम बम से उस बंगले जैसी इमारत तो तबाह हो सकती थी। उससे अगले रोज मैंने अपने सर के पिछले हिस्से पर एक पतली सी चटिया छोड़कर पूरा सर मुंडवा दिया। बमें भी साफ करवा दी, अलबत्ता दाढ़ी और मूंछें बेतरतीब रहने दी। ये काम समित्रा और छमिया ने बड़ी खुश असलूबी से अंजाम दिया था। सर पर सिर्फ एक जगह कट सा लगा था जिस पर फटकड़ी मलकर पाउडर डाल दिया गया था। माथे पर कुछ का, बदन पर सिर्फ धोती, ऊपर कंधों में मैंने पीले रंग की चादर ओढ़ रखी थी जिस पर जगह जगह हिंदी में ओम छुपा हुआ था। उस चादर के दोनों किनारों को आगे लाकर मैंने एक हाथ से पकड़ दिया, दूसरे हाथ में त्रिशूल था। हिंदू मत में इस त्रिशूल को बड़ी अहमियत हासिल थी। इसे ताकत की अलामत भी समझा जाता था और हकीकतन ये एक खौफनाक हथियार भी था। अगले सिरे पर हाथ की उंगलियों की तरह निकली हुई 3 शाखें जिसकी धार चाकू से ज्यादा तेज थी। पिछला सिरा भी नेज़े की तरह नोकीला था। गोया इस हथियार को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता था। खालिस हिंदुआना अंदाज में धोती बांधने में पंडित बैरू ने मदद की। 2-3 मरतबा खुलकर मैंने भी समझ लिया कि ये धोती कैसे बांधी जाती है। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे शलवार पहन रखी हो। धोती की डब और कमर में मैंने रिवाल्वर भी छुपा लिया जिसे जरूरत के वक्त मैं आसानी से निकाल सकता था। त्रिशूल वाले डंडे के साथ तकरीबन बीच में एक कील लगी हुई थी जिस पर मैंने पीतल का एक छोटा सा डोल लटका लिया था और उसमें 3-4 रुपए की रेजगारी के अलावा बर्फी के चंद टुकड़े भी रखे हुए थे। मेरे गले में कई रंग बिरंगी मालाएं थी। पंडित बैरू मुझे तैयार करके तनकीदी नजरों से मेरा जायजा लेने लगा। ओम नमः शिवाय राम, हरिओम हरिओम, मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। पंडित बैरू चल पड़ा। अगर तुम मंदिर में चले जाओ तो मेरी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं भी मुस्कुरा दिया। यह श्लोक मैंने एक साधु को पढ़ते हुए देखा था जो मुझे याद रह गया। मैं मंदिर वाले बंगले से निकला तो नंगे पैर था। चंद गज चलने से मेरे पैर गर्द आलूद हो गए। मैं हरिओम का विरद करता हुआ सड़कों पर चलता रहा। देवदिन का बंगला तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। वो इस वक्त बंगले पर ही हो सकता था और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। देवदिन सेठ से क्या काम है तुम्हें? गेट के चौकीदार ने मुझे घूरा। सुना है बड़ा धन्यवाद है और दयालु है, हम उसकी चर्चा सुनकर ही आया हूँ। जा बालिक जा, देवदिन को बोलकर आ, साधु पाजी आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। उसे हमारा आशीर्वाद मिलेगा तो उसकी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। साधु पाजी? चौकीदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। हाँ, साधु बेला राम का मित्र। जा जल्दी से उसे बता, देर ना कर वरना शुभ समय निकल जाएगा। हम तुम्हारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करेंगे। चौकीदार उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता हुआ चला गया। मुझे यकीन था कि पाजी और बेलाराम के हवालों से देवदिन समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। ठीक 3 मिनट बाद चौकीदार बड़े एहतराम से मुझे अंदर ले गया। देवदिन शानदार ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे देखकर उठ गया। नमस्कार महाराज, धन बाग हमारे, पधारिये महाराज पधारिये। उसने खास अंदाज में दोनों हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया। मेरे पैर गर्द आलूद थे। मैं बड़ी बेतकल्फी से कालीन पर चलता हुआ सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। त्रिशूल भी मैंने सोफे के साथ ही टिका दिया। देवदिन मेरे सामने कालीन पर बैठ गया। उसने अभी तक दोनों हाथ जोड़ रखे थे।
मैंने बर्फी का एक टुकड़ा डोल में से निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। हम मदीनाथ मंदिर की यात्रा करके आया हूँ, ये भगवान का प्रसाद है, मैंने कहा और फिर दरवाजे में खड़े चौकीदार की तरफ देखते हुए बोला, ले बालिक, तू भी भगवान का प्रसाद ले, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चौकीदार ने भी आगे बढ़कर बड़े एहतराम से भगवान का प्रसाद ले लिया। दरेवदीन ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। चौकीदार के जाने के बाद वो मेरी तरफ देखते हुए सरगोशी में बोला, यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी को शुबा हो गया तो तुम्हारे साथ मेरी गर्दन भी मारी जाएगी। मजबूरी थी, वैसे मुझे कोई पहचान नहीं सका। मैंने कहा, ये दुरुस्त है, मैं भी तुम्हें पहचान नहीं सका था, मैं पाजी और बेला के नाम से समझ गया था। वैसे तुमने खूब नाम चुना, नाजी से पाजी। वो बोला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैंने कहा, तुम अभी गोरख सिंह को फोन करके बताओ कि साधु बेला राम एक बड़ी जोरदार किस्म की लौंडिया लेकर आ रहा है आज रात। कल दोपहर को लौंडिया जैसलमेर वापस चली जाएगी। तुम जानते हो हालात बहुत खराब हैं, अगर उसने इनकार कर दिया तो? दरेवदीन ने कहा, गोरख सिंह जैसा आदमी इनकार नहीं कर सकता। मैंने कहा, पिछली मर्तबा अलका को वहाँ भेजने से पहले भी तुमने ही उसे फोन किया था, प्रोग्राम क्या है? दरेवदीन ने सवारी की निगाहों से मेरी तरफ देखा। अभी तक ज़हन में कोई बात वादे नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं जल्द से जल्द इस बखेड़े को निपटाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग शांत रहो और मैं भी यहाँ से जा सकूँ। तुमने अलका से बात की है? उसने पूछा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई थी। नहीं, मैंने नफी में गर्दन हिलाई। मैं 4-5 रोज से उससे नहीं मिला। तुम उसे भी बता दो, बल्कि मेरा ख्याल उसे बताने की जरूरत भी नहीं, बाद में उसे पता तो चल ही जाएगा। मुझे याद आया, अलका तो यहाँ भी नहीं है, वो जयपुर गई हुई है, कल दोपहर तक वापस आएगी। दरेवदीन ने कहा, ठीक है, तुम गोरख सिंह से बात करो। मैंने कहा। दरेवदीन वहां से उठकर टेलीफोन के करीब बैठ गया और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। वो 6-7 मिनट तक फोन पर बात करता रहा। 1-2 बार कह के भी लगाए थे, फिर फोन बंद करके मेरे करीब आ गया। वो आज रात 11 बजे तुम्हारा इंतजार करेगा, वो बोला। मेरा नहीं, लौंडिया का, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा दिया। उसके बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। दरेवदीन मुझे रुखसत करके गेट तक मेरे साथ आया। उस वक्त 2 गुंडे भी मुझे इधर उधर घूमते हुए नजर आए। दरेवदीन ने मुझे चंद नोट दिए थे जो मैंने तरशोल के साथ लटके हुए डोल में डाल दिए ताकि दूसरे भी देख लें कि मैं यहाँ दान लेने के लिए ही आया था। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते ही मैंने ओम नमस्ते राम हरि ओम का विरद शुरू कर दिया, जो गेट से निकलने के बाद भी जारी रहा। दरेवदीन के बंगले से निकलने के बाद मैंने अचाल शिवार मंदिर का ये रुख किया, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखा कि मेरा ताकुब तो नहीं किया जा रहा। बंगले पर पहुंचकर मैंने छमिया को बताया कि आज रात हमें कहाँ जाना है। मैंने उसे अपना असल मंसूबा नहीं बताया, उसे सिर्फ ये बताया कि उसने चंद घंटों तक गोरख सिंह का दिल बहलाना है। 9:30 बजे तक छमिया तैयार होगी। उसे देखकर मुझे अपना दिल हल्क में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। इस मुख्तसर लिबास में तो वो क़यामत बन गई। कंपाउंड में गहरे नीले रंग की एक डंसन कार खड़ी थी। मेरी हदायत के मुताबिक ये कार कहीं से चोरी करके यहाँ लाई गई थी और वापसी पर मैंने उसे कहीं भी छोड़ देना था। मैंने उस कमरे से वो थैला निकाल लिया जिसमें टाइम बम रखे हुए थे। शमिया को इल्म नहीं था कि इस थैले में क्या है और ना ही उसे ये पता चल सका कि मैं 2 दिन तक इस कमरे में बंद क्या करता रहा था। थैला मैंने पिछली सीट के नीचे रख लिया। शमिया पैसेंजर सीट पर बैठी और मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। शहर की अंदरूनी सड़कों पर जाने की बजाय मैंने बैरूनी रास्ता इख्तियार किया और आखिरकार दिलवाड़ी रोड पर आ गया। वो रास्ता पूरी तरह मेरे जहन में था। 10:25 पर हमारी गाड़ी कैंप के गेट के सामने मौजूद थी। गार्ड वही था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सका। उसको हमारे बारे में इतला मिल चुकी थी। उसने मेरा नाम पूछा, छमिया की तरफ देखा और गेट खोल दिया। गोरख सिंह के कॉटेज के सामने उसका एक आदमी मौजूद था। मैंने छमिया को उसके हवाले किया और खुद कार में बैठा रहा। वो आदमी जल्दी वापस आ गया। उसने मुझे एक कमरे में बैठने की पेशकश की, मगर मैंने कार ही में बैठे रहने को तरजीह दी। अलबत्ता कार को कॉटेज से चंद गज दूर एक दरख्त के नीचे ले गया और इंजन बंद करके पिछली सीट पर आकर नीम दराज हो गया। वो शख्स चला गया तो चंद मिनट बाद मैंने सीट के नीचे से थैला निकाला, पेंसिल टार्च जलाकर फर्श पर रख ली और उसकी मध्यम सी रोशनी में बमों के फ्यूज लगाने लगा। मैं बार बार मोहतात नजरों से इधर उधर देख रहा था। मैंने तमाम बमों की घड़ियों पर 1 मिनट बाद का वक्त लगा दिया था। तमाम बम थैले में डाल दिए। एक बम ऊपर ओढ़ी हुई चादर में छुपाकर कार से उतर आया और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता हुआ गोरख सिंह के कॉटेज की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे। कॉटेज का बाहर वाला दरवाजा खुला हुआ था, अंदर वाला दरवाजा बंद था। नीचे से रोशनी नजर आ रही थी। अंदर से छमिया और गोरख सिंह के हल्के कैकों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखने लगा। दरवाजे के ऊपर चेन चौड़ी कार्निस बनी हुई थी। मैंने टाइम एम कार्निस पर रख दिया और तेजी से बाहर आ गया। इस वक्त मेरे कदमों में हल्की सी लड़खड़ाहट थी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट बरकी लहरों की तरह दौड़ रही थी। मैं कार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवा के बावजूद मेरा जिस्म पसीने से शराबूर था। महाराज, मैं वो आवाज सुनकर उछल पड़ा। वही आदमी कार के दूसरी तरफ खड़ा था जो छमिया को अंदर छोड़ कर आया था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मुझे पता ही नहीं चल सका कि वो शख्स कब वहां आया था। महाराज,
वो शख्स कह रहा था, आप इस कमरे में जाकर आराम से बैठ जाइए, जब मैडम फारिग हो जाएंगी तो आपको बता दूंगा। नहीं बालक, मैंने अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा, अंदर बैठकर मेरा सांस घुटता है, मैं बाहर टहल कर वक्त गुजार लूंगा। वो शख्स चला गया। 4 मिनट बाद मैंने थैला कार से निकालकर कंधे पर लटका लिया और फिर चादर इस तरह डाल ली कि थैला छुप गया और फिर मैं कैंप में टहलने लगा। 15-20 मिनट में मैंने बाकी चारों बम भी मुख्तलिफ जगहों पर फिट कर दिए और दोबारा कार के करीब आ गया। तकरीबन 5 मिनट बाद वही आदमी एक बार फिर दिखाई दिया। इस मर्तबा मैंने उसे आवाज देकर बुला लिया। बालक, मैंने कहा, सरकार से पूछकर बताओ कि हम यहाँ रहकर इंतजार करें या वापस चले जाएं और सुबह आकर सुंदरी को ले जाएं। महाराज, मेरा तो ख्याल है आप चले ही जाएं। मैडम सुबह से पहले फारिग नहीं होंगी, आप आराम से दिन चढ़े आ जाइए, उसने कहा। धन्यवाद बालिक, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। ठीक है, हम चलते हैं, दिन चढ़े आकर सुंदरी को ले जाएंगे। मैं कार में बैठ गया और इंजन स्टार्ट करके उसका रुख वापस जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मुनासिब रफ्तार से कार चलाता रहा। गेट पर मुझे कार रोकनी पड़ी। मुआफिज की तरफ देखकर मैं मुस्कुरा दिया। उसने कार में झांक कर देखा, फिर गेट खोल दिया। आगे भी मैं मुतवस्सित रफ्तार से कार चलाता रहा। पहाड़ियों से निकलकर मैंने कार दिलवाड़ा रोड पर मोड़ दी और तकरीबन 1 मील का फासला तय किया था कि पहला धमाका सुनाई दिया। फासला आगरे से 4 मील से कम नहीं था, मगर आवाज बता रही थी कि धमाका जोरदार था। मैंने कार की रफ्तार बढ़ा दी और फिर यके बाद दीगरे धमाके सुनाई देते रहे। उसके साथ ही मेरे होंठों पर मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। कार शहर के बाहर एक वीरान सड़क पर छोड़कर मैं पैदल ही एक तरफ तेज तेज चलने लगा। अलका के आश्रम तक पहुंचने में मुझे आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगा था। राधा ने मेरी आवाज सुनकर दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और फिर उसे यकीन करना ही पड़ा कि मैं गलत आदमी नहीं हूँ। अलका आश्रम में नहीं थी। देवदत्त ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो जयपुर गई हुई है। मैं जो कुछ भी करके आया था उसे मेरे असाब पर अभी तक कशीदगी थी। राधा, तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं अपना उलिया बदल कर आता हूँ, मैं कहते हुए तय खाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कोई बड़ा लफड़ा होवत क्यों है क्या? राधा ने पूछा। हाँ, बहुत बड़ा, मैंने जवाब दिया। तय खाने में आते ही मैं बाथरूम में घुस गया। सबसे पहले मैंने रेजर से अपने गंजे सर पर वो चिटिया साफ की जो खास मकसद से रखी थी। फिर दाढ़ी और मुंह साफ कर रहा था कि राधा चाय लेकर आ गई। दाढ़ी मुझे साफ करने के बाद मैंने अलमारी से अलका के पति की एक पैंट शर्ट निकाल ली और राधा की मौजूदगी की परवाह किए बगैर धोती उतार कर पैंट पहनने लगा। चाय के दौरान मैं राधा से एक बार फिर अलका के बारे में करीद कर पूछता रहा। राधा बातें करते हुए मेरे साथ जुड़कर बैठी हुई थी और मेरे ऊपर गिरी जा रही थी। मुझे उसकी नीयत में फतूर खास तौर पर दिखाई दे रहा था। फिर मैंने भी उसे मायूस नहीं किया। वो रात ना राधा सोई थी और ना मैं। सुबह 6 बजे के करीब राधा फिर चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए हम एक बार फिर अलका के बारे में बातें करने लगे। मैं बार बार कह रही हूँ वो जहरीली नागिन है, राधा कह रही थी। उसके पति को नागराज ने नहीं, खुद अलका ने कत्ल किया था। क्या? मैं उछल पड़ा। मैं बुलाए नहीं भूलती बाबू, राधा ने जवाब दिया। तुम उसकी असलियत जान लोगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी जहरीली है। 1 मिनट, मैं तुम्हें सबूत दे सकती हूँ, मेरे साथ अंदर आइयो। मैं राधा के साथ अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे के सामने आ गया, जिसके दरवाजे पर हमेशा मैंने ताला देखा था। ये ताला तोड़ दो, तुम्हें हर चीज इस कमरे में मिल जाएगी, राधा ने कहा। ताला खासा मजबूत था, उसे तोड़ने में मुझे खासी दुश्वारी पेश आई। उस मोटे से ताले के अलावा दरवाजे का हजमी कफल भी तोड़ना पड़ा। मैं और राधा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। बत्ती जलाते ही मेरी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये कमरा दफ्तर के तौर पर आरास्ता था। शीशे के स्लाइडिंग दरवाजों वाले शेल्फों में किताबें सजी हुई थी। एक शेल्फ में वसी दायरे अमल वाला ट्रांसमीटर भी रखा हुआ था जो ऑन था।